जब टूट रहे हो हौसले तेरे, दिल करता हो चित्कार, थम रहे हो कदम तेरे बढ़ते हुए आगे को बार बार, तो समेट कर खुद की शक्तियों को एक बार फिर से करना तू प्रहार। झुकना नहीं कभी भी तू किसी भी परिस्थिति में है मेरे यार। रण विजयी बनेगा तू बस एक बार खुद की काबिलियत को तो निखार। रण विजयी बनेगा तू बस एक बार खुद की काबिलियत को तो निखार। Hello dear students, I am Akhilesh Prakash and welcomes you all. So today in physics class we will discuss about gravitation. So whenever we will talk about gravitation, we should not forget that each and everything which exists in our nature has a history. कुछ भी है इस नेचर में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। तो हम लोग भी प्रेजेंट है तो हमारी भी एक हिस्ट्री रही होगी। उसी तरीके से ग्रेविटेशन की भी एक हिस्ट्री थी। ग्रेविटेशन की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है हज़ारों साल पहले अप्रॉक्स 5th सेंचुरी एडी में। 5th सेंचुरी एडी में हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने हम लोग को उसी टाइम पे सेलेस्टियल बॉडीज़ पे स्टडी करके बता दिया था कि जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और जो हमारी मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करती है। उन्होंने ये बता दिया था कि जो अर्थ है हमारी, जैसे हमारा सोलर सिस्टम आज हम जानते हैं कि सपोज ये सन है, ये सन है, तो ये एक एलिप्स में सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। तो उन्हें बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, साथ में एक सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करती है। और इस अर्थ का अपना एक सर्कुलर पाथ है जिस पे मून रोटेट करता है। ये मून अपना सर्कुलर पाथ कवर करता है। ये हमें पता लग गया था 5th सेंचुरी एडी में ही, आर्यभट्ट साहब ने बताया था। इनके इतना बताने के बाद हजारों साल बाद फिर अपने 2 ब्रिलियंट साइंटिस्ट आए थे, टाइको ब्राहे एंड जोहान्स केपलर। ये दोनों जन सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किए हैं। बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद फिर उसी टाइम केपलर लॉ ने इसी समय दिया था। केपलर ने अपने 3 लॉज भी दिए थे स्टडी करने के बाद। और इन दोनों के बाद कई सालों बाद फिर न्यूटन साहब आते हैं पिक्चर में। इनके बाद फिर आते हैं न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन। और इन्होंने इस स्टडी को आगे कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करते हुए हमें इस ग्रेविटेशन के वाक का लॉ भी दिया। उसके बारे में हमको बताया कि ग्रेविटेशन में एक्चुअली है क्या। ये वर्ड न्यूटन साहब का ही दिया हुआ है और वहीं से हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो उन्होंने हमको बताया था, उन्होंने अपने लॉ में ये कहा कि इस संसार की, इस पूरे यूनिवर्स की कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 2 बॉडीज़ हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। कोई भी 2 पार्टिकल हो या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सर्टेन फोर्स से ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ सर्टेन फोर्स। किसी फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो उन्होंने अपने लॉ में हमें ये बताया था कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये कोई भी बॉडी है मास m1 की, मान लेते हैं ये मास m2 की, तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। सपोज लेट कर ले इनका डिस्टेंस r है, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या बताया था उन्होंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F की बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of the objects or particles and inversely proportional to square of distance between them। क्या बताया उन्होंने कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस पे लग रहा है इन दोनों बॉडीज के, कोई भी 2 बॉडीज,
कोई भी दो बॉडीज यूनिवर्स की, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के स्क्वायर के, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब यहां से ये इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने, ये इक्वेशन 2 मान लिया, और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि F इज इक्वल टू, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमें पता लगा, F इज डायरेक्टली M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और देन जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं, तो हमारे पास पिक्चर में आता है कैपिटल G। ध्यान दीजिएगा, एज सुन एज वी आर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, द कैपिटल G केम इनटू एग्जिस्टेंस, ही हैज टेकन अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G एट प्लेस ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है न्यूटन साहब के द्वारा। उन्होंने हमको ये बता दिया कि जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इक्वल है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा कैपिटल G, और दोनों प्रोडक्ट के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। इस कैपिटल G को ही उन्होंने बोला था कि ये जो कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कैपिटल G को हम जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से, ठीक। तो इसका जो स्टेटमेंट बना, जो ऑथेंटिकेट स्टेटमेंट बना, इट इज लाइक कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two particle or any two objects in the universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ये ऑथेंटिकेट डेफिनेशन इसकी बन गई थी, ठीक। अब एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब हमें ये कैपिटल G मिल गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी एक SI यूनिट भी होगी, यूनिट भी दी जाएगी। तो हम SI यूनिट की बात कर लेते हैं इसके। तो SI यूनिट जब हम निकालेंगे G की, तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर है, ये हमको पता है। तो यहां से जब हम G लेंगे तो ये आएगा F R स्क्वायर अपॉन M1 M2, ठीक। इतना आने के बाद अब हम जब इसकी यूनिट रखेंगे, जब इस पे सबकी यूनिट रखेंगे, तो ये हमें मिलेगा समथिंग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्योंकि R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। फोर्स है F, तो ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। मास केजी में आएगा, ये किस में आएगा, केजी में आएगा। इसको लिख देता हूं मैं, देख लीजिए, ये न्यूटन, ये R स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस क्या है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, और मास है तो केजी, M1 M2 दोनों केजी, तो यहां पे केजी स्क्वायर। तो ये कैपिटल G की हमको SI यूनिट मिल गई, कैपिटल G की SI यूनिट मिल गई। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, CGS यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, CGS यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें SI यूनिट पता है, तो यहां से हम देख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे CGS यूनिट में। तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, डाइन। मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी को पर ग्राम स्क्वायर। ये हमारी CGS यूनिट है, ये हमको मिल गई यहां से CGS यूनिट किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अच्छा, एक बात और इसमें कि जब हम लोग ने बोला कि ये दो बॉडीज हैं और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है,
इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से लग रहा है, यहां से लग रहा है, या यहां से लग रहा है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से लग रहा है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जब भी लगेगा इन बॉडीज के सेंटर से लगेगा। कहां से लगेगा? सेंटर से लगेगा। कहां से? सेंटर से। तो हम ये क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक सेंट्रल फोर्स है। ये एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से लगेगा, हमेशा ये सेंटर से एक्ट करेगा। ठीक, तो इसीलिए हम जी को ये भी बोलते हैं कि एफ को, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को बोलते हैं क्या? कि सेंट्रल फोर्स भी है। ओके, क्लियर? एक चीज, दूसरी बात, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है? हम पानी में हैं, हम एयर में हैं, हम वाटर में हैं कि एयर में हैं, या किसी हम सॉल्यूशन में हैं, सपोज वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, या वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन है, या कोई केमिकल सॉल्यूशन है, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, डज नॉट depends on any medium। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि स्पेस यदि मीडियम पे डिपेंड करता तो फिर प्रॉब्लम ये होती कि अब स्पेस में तो एयर नहीं है, तो वहां दिक्कत आ जाती। इसलिए मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक, आगे बात करते हैं इस पे कि एक न्यूमेरिकल पकड़ते हैं समझने के लिए। अभी हमने पढ़ लिया, ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया कि F इज टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, जैसे टॉपिक अच्छे से इसका क्लियर हो जाए। ओके, न्यूमेरिकल पकड़ते हैं। सपोज लेट अस अज्यूम कि वी हैव टू बॉडीज या टू ऑब्जेक्ट्स, या मान लो कि दो व्यक्ति हैं, टू पर्सन्स हैं, दे हैव मासेस ऑफ 50 kg। इनका भी मास कितना है? 50 kg। ओके, और लेट अस अज्यूम कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी हो रही? 1 मीटर। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ G की वैल्यू हमें, हाँ, अब सर G की वैल्यू क्या होगी? G की वैल्यू तो सर आपने बताई ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा G की वैल्यू क्या हुई? उसकी कहानी में बता देता हूँ। G की वैल्यू की, G की वैल्यू जो है, जब न्यूटन साहब ने हमें ये बता दिया था कि दो प्रोडक्ट ऑफ ये ग्रेविटेशनल लॉ हमें दे दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें मिल चुका था, उसके कई सालों बाद हमें G की वैल्यू मिली थी। एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था इनका? हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और अपने उस एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल G की वैल्यू निकाल के बताई थी। वो कितनी थी? वो थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या बताई थी मैंने? ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या बताया था ऐसा यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई थी, ये कैवेंडिश साहब ने हम लोगों को न्यूटन साहब के लॉ देने के कई सालों बाद, अप्रॉक्स 71 ईयर्स आफ्टर अप्रॉक्स 71 ईयर्स, ये वैल्यू हम लोग को पता चली थी पूरी दुनिया में। इसके बारे में कैवेंडिश साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में बताया था, ये इन्होंने निकाला था। ठीक, तो अब G की वैल्यू हमको पता लग गई यहां से। हाँ, एक बात और, ये SI यूनिट में है। किस में है? SI यूनिट में। CGS यूनिट में इसकी जो वैल्यू होती है, CGS यूनिट में
सीजीएस यूनिट में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। सॉरी, सीजीएस की बात कर रहा हूं, किसकी? सीजीएस की। तो सीजीएस की बात होगी तो यहां पे यूनिट क्या आएगी? न्यूटन की जगह डाइन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? सीजीएस यूनिट की जब बात होगी तो जी की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। एसआई यूनिट की जब बात होगी तो जी की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। डिफरेंस देख रहे हो? एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10⁻³ का। कितने का? 10⁻³ का। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये नोटेशन हमेशा याद रखनी है कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम वैल्यू जो रख रहे हैं वो किस में रख रहे हैं, एसआई यूनिट में रख रहे हैं या सीजीएस यूनिट में रख रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। कभी ये मेजर गलतियां हो जाती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कि हम यूनिट नहीं देखते हैं, और यूनिट नहीं देखने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें आ जाती हैं। ठीक, अब हमें जी की वैल्यू पता लग गई तो हमारा क्वेश्चन क्या था? दो बॉडीज हैं या दो पर्सन हैं जिनका वेट 50 kg है और 50 kg है। हाँ, मास है, इनका मास m1 50 kg है, m2 50 kg है। इनके बीच में जो गैप है वो 1 मीटर का है। तो अब हमें f पता है फॉर्मूले से, तो g, कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है क्या? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्यों? क्योंकि kg ये सब SI यूनिट में रखे हैं, इसके यूनिट, तो हम SI यूनिट ही पकड़ेंगे इसकी। ठीक है, रखते हैं वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, और मासेस m1 कितना है? 50, m2 कितना है? 50, और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग आएगा 6.67। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्स आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। क्या आंसर आया? 1.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। समझ में आया? ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये आया, बस वैल्यू पुट करी मैंने। ओके, एक दूसरा और एग्जांपल पकड़ते हैं। सपोज मान लेते हैं कोई दो बॉडीज हैं। ओके, कोई दो बॉडीज हैं, इनका मास m1 है, इनका मास m2 है। अब यदि हम इसके मासेस को डबल कर दें, इनके मासेस को डबल कर दें, मतलब m1 की वैल्यू भी हम 2m1 कर दें, ठीक है, और m2 को 2m2 कर दें, मासेस को डबल कर दें, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r, इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें, तब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ये हमें फाइंड करना है। अब जब ये फर्स्ट केस हम पकड़ते हैं कि m1 m2 था, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा F जो था, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो 5 न्यूटन था। कितना था? 5 न्यूटन। ठीक, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पहला केस में जब मास m1 था, m2 था और डिस्टेंस r था, तब फोर्स कितना लग रहा था? 5 न्यूटन। जब मास इनका डबल कर दिया गया, m1 2m1 हो गया, m2 2m2 हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया गया, तब नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये फाइंड करना है।
ठीक है, निकालते हैं इसको। कैसे निकलेगा? हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये हमें पता है। अब हमें निकालना क्या है? नया फोर्स निकालना है। तो नया फोर्स निकालेंगे कैसे? F डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, M1 डैश M2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। तो M1 डैश जो था वो क्या था मेरा? नए फोर्स की बात हो रही है। स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट केस में तो ये था मास M1 M2 और R। सेकेंड केस में क्या, मास हमने डबल कर दिया। ठीक, तो अब नया फोर्स क्या बन जाएगा वहां से? आइए सॉल्व करते हैं। G की वैल्यू कितनी? G को वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, बस उसको एज इट इज लिखेंगे। इस किसकी वैल्यू रखेंगे? M1 डैश की वैल्यू रखेंगे। M1 डैश की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2M1। क्या लिखेंगे? 2M1। और M2 डैश की जगह 2M2। और R डैश की जगह R/2। ठीक, तो ये यहां से क्या बन गया? ये हो जाएगा 2 2 4, यहां से 4 ऊपर का 16 इंटू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यही बना। ठीक, ये क्या है? कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट केस में पता था F इज इक्वल टू है 5 न्यूटन। लेकिन यहां पे इस F को जो 5 न्यूटन है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इस F को हम ये भी तो लिख सकते हैं कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और कैपिटल F की वैल्यू कितनी दी है? 5 न्यूटन। कितनी दी है? 5 न्यूटन। कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो इस कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमको? इसकी जो वैल्यू है क्या मिली हमको? 5 न्यूटन। तो यहां से इस वैल्यू को हम इस पॉइंट पे रख सकते हैं। 16 इंटू 5 ये लिख सकते हैं हम ना। अरे कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये फर्स्ट केस की वैल्यू भी सेम है, कैपिटल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये 5 न्यूटन के बराबर है। तो यहां पे 5 रख दी। ठीक, तो फिर नया F फोर्स क्या मिला हमें? 16 5 जा 80 न्यूटन। कितना मिला? 80 न्यूटन। ये हमारा आया नया फोर्स। इसमें बेसिकली ये जो कंडीशंस रखी जा रही हैं, इसमें ध्यान, कभी कभी ऐसा भी होता है, यही ध्यान देने वाली बात है कि मासेस को डबल कर दिया। कभी हो सकता है कि एक मास को डबल कर दे, दूसरे को ना करे। कभी एक रेडियस को आधा करे, कभी रेडियस को डबल कर दे। बस क्वेश्चन को घुमा देगा, सब मिला के ऐसे ही सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब पहुंचेंगे तो इसके आगे और भी चीजों पर बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस।